I am Dr. Praveen Gupta. I am a pediatrician in Columbia AC Hospital, गाजियाबाद। देखा गया है कि जैसे हम लंग की रिकवरी की केवल बात करते हैं, हम लोग क्या फोकस करते हैं कि जहां पर हमें प्रॉब्लम है, हम वहीं पर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तो करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम पूरी बॉडी को फुल बॉडी की रिकवरी के लिए वर्क करते हैं ना, तो ओवरऑल रिकवरी फास्ट हो जाती है और साथ में जिस एरिया के लिए हमें रिकवरी चाहिए होती है वो भी फास्ट हो जाती है। जैसे अभी हमें मेनली लंग के लिए रिकवरी चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ-कुछ चीजें जो जनरल केयर जो है वो उस पे हमें बहुत फोकस करना है अभी रिकवरी पीरियड में। खासकर जो लोग सीवियरली सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक तो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क है वो कंटिन्यू करना है। नॉर्मल रूटीन वर्क से कोशिश करना है जितना कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रह के वर्क करना है। कम भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। और क्या होता है कि अगर हम एक हाथ को ऐसे रखे रहेंगे तो वो हाथ थक जाएगा। लेकिन अगर उसे मूव करते रहेंगे, उससे वर्क करते रहेंगे, तो उसमें थोड़ी मजबूती आएगी, हालाँकि थकेगा तब भी। तो हमें कंटीन्यूअसली एक्सर्ट नहीं करना है कि कंटीन्यूअसली वर्क किए जा रहे हैं। हमें वर्क करना है, कोशिश करना है जितना अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करना है और साथ में बीच में फिर रेस्ट करना है, फिर वर्क करना है, फिर रेस्ट करना है। जब हम थक गए तो फिर से रेस्ट करना है, जिससे कि हम लोग एक्सर्ट नहीं होंगे, थकेंगे नहीं और हमारी वर्किंग कैपेसिटी धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी। ठीक है ना? जैसे हम लोग कह देते हैं कि इनिशियली सबसे पहले कई लोगों की मिनिमम हाफ एन आवर आपको ब्रिस्क वॉक करनी है या कुछ भी। तो अभी अगर ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है और धीरे-धीरे बढ़ाना है उस वर्क को। सेकंड थिंग, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ना हैप्पी एंड जॉयफुल रखना है। जैसे अगर आप टीवी सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं तो बेटर है कॉमेडी सीरियल्स देखें, अच्छे लाइवली सीरियल्स देखें रादर देन क्राइम पेट्रोल और सारे स्ट्रेसफुल सीरियल देखने के। ठीक है ना? तो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर जितना हैप्पी और जॉयफुल होगा, उतना जल्दी हम लोग रिकवरी करेंगे। थर्ड थिंग इज डाइट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल रिकवरिंग विद दिस कोविड। तो एक तो होममेड डाइट जो होती है हमारी स्टेपल डाइट जिसे कहते हैं, फ्रेश स्टेपल डाइट, ये बहुत अच्छी है। ठीक है ना? एक तो उस पे फोकस करना है, बाहर के जंक फूड वगैरह ये सब अवॉइड करना है, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। रॉ मटेरियल जो होते हैं, रॉ फूड वो बहुत अच्छे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गई, ठीक है ना? ग्रीन वेजिटेबल्स लें। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट रखनी है और लो कार्बोहाइड्रेट। हाई प्रोटीन डाइट के लिए जो वेजिटेरियंस है उनके लिए सबसे अच्छी चीज है स्प्राउट्स खाएं, पनीर खाएं, ठीक है ना? और बाकी दालें वगैरह ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो डेफिनेटली एग्स और नॉन वेज वगैरह लेते ही हैं, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लो कार्बोहाइड्रेट रखना है, फैट को एवरेज रखना है, फैट को ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है, ना बहुत ज्यादा लेना है, एवरेज रखना है। उसके अलावा कई लोग इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, तो जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो उसका यूज रेशनल करना है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ज्यादा ले लिए जा रहे हैं। इवन मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुंह से भी सुना कि लोग इतना काढ़ा पी रहे हैं, इतना जाने पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं कि पाइल्स हो गए हमें। तो हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, तो कोई एक या दो चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। एक सिंपल सा जैसे कहते हैं कि हल्दी और अदरक का दूध गर्म करके ले सकते हैं, ऐसी सिंपल चीजें भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे। और एक्सरसाइज से मच बेटर है योगा करना। किस तरह से योगा करना बेटर है? एक्सरसाइज और योगा में डिफरेंस क्या है पहले बताता हूँ। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज अपनी मसल को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं हम एक्सरसाइज में, ठीक है ना? योगा में क्या करते हैं, हम फुल स्ट्रेचिंग करते हैं और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ। तो मसल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी बढ़ती है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, हम उसे ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी ब्रीथ के साथ। हम जैसे सांस छोड़ते हुए हमने इसे हाथ को मोड़ा, सांस लेते हुए इसे फैला दिया,
ठीक है ना? तीसरा चीज, हम उसमें क्या करते हैं कि जहां पर जिस मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, जिस मसल के लिए हम वर्क कर रहे हैं योगा में, उसी मसल पे अपना पूरा ध्यान रखते हैं, अपना पूरा फोकस रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बॉडी में कई एक हार्मोनल रिएक्शन होती है, जैसे एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है और भी कई हार्मोन होते हैं, तो वो सीक्रेट होते हैं। उसको सीक्रेट होने से क्या होता है कि बॉडी की जो इनर हार्मोनल केमिस्ट्री है, जो बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री है, वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। और जब हम डेली बेसिस पे रिपीटेड योगा करते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार, तो कंटिन्यूअसली वो इंटरनल हार्मोनी इम्प्रूव होती जाती है। और उससे क्या हमारी हीलिंग में, हमारी रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम योगा में करते हैं। सेम इज़ विद प्राणायाम ऑल्सो। उसमें क्या करते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज होती है जैसे मैडम ने बताई है, और दूसरा प्राणायाम हो गया। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी अभी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं करनी है, और साथ में प्राणायाम। अ, अगर कोई बहुत विगरस चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, लेकिन नॉर्मल प्राणायाम वगैरह करने हैं, कई एक अवेलेबल है। डॉक्टर मिसेस सीमा भी उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्राणायाम भी क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज, और प्राणायाम एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज का योगा है। जो योगा में मैंने डिफरेंस बताया एक्सरसाइज और योगा में, वही रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और प्राणायाम में डिफरेंस है। थर्ड थिंग इज, हमें मेडिटेशन पे फोकस करना है, जिससे हमारा पॉजिटिव माइंड रहता है। अगेन, हमारा माइंड जब पॉजिटिव रहता है, हम अच्छे से योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री होती है, बॉडी की केमिस्ट्री होती है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, वो बहुत अच्छी होती जाती है, और उससे हीलिंग अच्छी होती है। हमारा मूड अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और लाइफ हर तरह से अच्छे ढंग से चलती है। रिकवरी बहुत इससे बहुत फास्ट होगी। ठीक है ना? इसके बाद कुछ एक, कई लोग बहुत परेशान है, स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, ठीक है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, काफी परेशान है, तो क्या किया जा सकता है कि हम ऐसे कंडीशन में आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके लव्ड वन है, उनके साथ शेयरिंग करें, जिससे कि वो चीज आपके अंदर एक बर्डन की तरह ना बनती रहे, वो लेट आउट हो जाए चीजें। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप किसी काउंसलर की या फिर साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। इसे टाले नहीं, इसे पोस्टपोन ना करें। अगर आप पीसफुल, हैप्पी, काम और एंथुसियास्टिक नहीं है, तो उस स्थिति में धीरे धीरे आने की कोशिश करें। ठीक है ना? इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहते हैं कि हमें हेल्प करना है, तो क्यों करना है हेल्प? हेल्प एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, उसी तरह से हेल्प करना। हेल्प का मतलब ये नहीं कि कोई किसी को पर्टिकुलर कोई हेल्प करनी, वो छोटी छोटी सी चीज है। आपने कहीं पर भी देखा, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई ज्यादा भारी वजन उठा रहा है, उसे खाली कर दिया, ठीक है ना? छोटी छोटी सी चीजों में आप हेल्प करेंगे, इतना भी काफी है। जस्ट हेल्पिंग माइंडसेट होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर हम पूरी तरह हेल्दी, अगर हमारी बॉडी पूरी तरह हेल्दी, हमारा मन पूरी तरह हेल्दी, हम इमोशनली पूरी तरह हेल्दी हैं, तो हेल्प करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है हमारे लिए। ये हमारा इनबिल्ट पार्ट है हेल्प करना। अगर हमारे को हेल्प करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर हेल्प करने का मन करता है पर हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी हेल्थ पे और वर्क करने की जरूरत है। हमें अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारी हेल्थ अभी परफेक्शन की स्टेज में नहीं है। इसी के उल्टा अगर हम देखें कि आज के टाइम में कई लोग ब्लैक मार्केटिंग और जाने क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो दैट इज द साइन ऑफ सिक मेंटेलिटी। वो सिक मेंटेलिटी के साइन है। वो जो कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान हो रहा है, वो तो है ही, लेकिन दैट इज द साइन ऑफ सिक मेंटेलिटी। वो हेल्थ का साइन नहीं है। तो हेल्थ इज हेल्प, हेल्थ इज हेल्थ। उसी तरह से अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ये दोनों तरफ से सच है कि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हेल्प करने का मन करेगा, और अगर हम हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। दोनों तरफ से ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आजकल आपने देखा होगा, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आओ, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये करो, तो ये बहुत
चल रहा है। अब छोटी-मोटी चीज़ों में अगर आप सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, बीच में ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया, तो आप परेशान होने के बजाय आप पॉजिटिवली सोचें उसे कि ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, कोई बात नहीं, मैं आज अपने टेम्परामेंट को जज करता हूँ। एक अच्छा टाइम है टेम्परामेंट को जज करने का। अब मैं अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं होने दूँगा। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छी बात है। लेकिन जब बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे इतनी लंबी क्राइसिस आ रही है, साल 2 साल की कोविड क्राइसिस, वहाँ पे कई बार होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग वर्क नहीं कर पाती है। हम पॉजिटिव थिंकिंग में यूजुअली क्या करते हैं कि ठीक है, जल्दी चला जाएगा कोरोना, जल्दी चला जाएगा। यानी कि अंदर डर बैठा ही हुआ है, अंदर नेगेटिव थिंकिंग है। हम जस्ट उसे चेंज करके पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे ही हम थोड़ा-सा स्ट्रेस में आते हैं, थोड़ा परेशानी में आते हैं, वो वापस से नेगेटिव थिंकिंग हमारी पैरों पूरने लगती है। तो लाठी तेज होना। उसकी जगह जो बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग की जगह रियलिस्टिक थिंकिंग ज़रूरी है, रियलिस्टिक थिंकिंग। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ, दोनों में क्या डिफ़रेंस है। जैसे अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोविड जल्दी चला जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें हम सोचते रहते हैं, ठीक है ना? अगर रियलिस्टिक थिंकिंग में देखें तो यूजुअली क्या है कि हमारी लाइफ 70-80 ईयर की होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है ना? अगर सपोज़ किसी की एज 40 ईयर है, तो अभी उसकी 40 ईयर की लाइफ और बची है लगभग। अब इस 40 ईयर की लाइफ में 1 से 2 साल की कोई परेशानी आ जाती है, जैसे कोविड की एक परेशानी आ गई या कोई और परेशानी आ गई, तो ठीक है वो चली जाएगी। उसके बाद भी 38-39 ईयर की लाइफ हमारी तब भी बची है एन्जॉय करने को। तो अगर हम इस रियलिटी को अच्छे से सोचेंगे, देखेंगे, बार-बार ध्यान देंगे इस रियलिटी पे, तो बजाय इसमें डिप्रेस होने के कि कोविड आ गया, हमारे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बजाय हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा कि ये 1-2 साल किसी तरह निकालने हैं हमें। फिर हम फ़ोकस करेंगे कि ये 1-2 साल किस तरह से कंफर्टेबली निकालें, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड अपने आप ही पॉज़िटिव होगा और हम सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे रादर देन प्रॉब्लम की तरफ सोचने के, ठीक है ना? इसके बाद है कि एक जैसे हम जो भी कर रहे हैं उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स बहुत करते हैं, कि एक दिन हमें लगा कि बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर ली, दूसरे दिन फिर वो डिप कर गए, किसी दिन बहुत हेल्दी डाइट खा ली, उसके बाद दूसरे दिन फिर वो चेंज कर गए। तो भले ही छोटे-छोटे काम हम शुरू करें, लेकिन जो भी करें परसिस्टेंटली करें, रेगुलर करें। अगर आप एक हाथ को सिर्फ़ इस तरह से 50 बार डेली करते हैं, ठीक है ना? तो ये हाथ 1 साल में बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप 2 बार ये हाथ करेंगे, दूसरी दिन कुछ और करेंगे, तीसरे दिन कुछ और करेंगे, तो कहीं भी कुछ आपके चेंज नहीं आएगा। तो जो करें परसिस्टेंटली करें, रेगुलर बेसिस पे करें। भले ही थोड़े कम टाइम से स्टार्ट करें, धीरे-धीरे इम्प्रूव करें हेल्दी प्रैक्टिसेज़। ठीक है ना? और एक जोक काफ़ी आजकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि किसी ने एक बुक देखी कि बाय दिस, उसका टाइटल था बाय दिस बुक एंड यू वुड बी एबल टू ओवरकम एटलीस्ट 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो उसने क्या 2 बुक खरीद के ले आया। उसे लगा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी लाइफ की। तो कहीं न कहीं हम इसी तरह से करते हैं कि ना केवल 2 बुक खरीद के ले आते हैं बल्कि साथ में उसे रख भी देते हैं एक तरफ। कि उसने बोला था कि वाय करने की ज़रूरत है, बुक खरीदी, रख दी 2 बुक कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। लेकिन प्रॉब्लम जितनी सॉल्व होनी है एक बुक से उतनी दूसरी बुक से सॉल्व होगी और जित 50% ही प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब उस बुक को हम पढ़ेंगे और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आप कितने भी सेमिनार अटेंड करते हैं, कितनी भी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जब तक अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे उसे, तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।